ऑलमोस्ट बन तो गए आप, है ना? ठीक है, थैंक यू। ओके, तो आवाज आ रही है ना? देखो एक बार चेक करके बता दो। यस सर। चलिए ठीक है, आवाज आ गई। हाँ भाई, लास्ट टॉपिक क्या हो गया था? लास्ट टॉपिक एक फॉर्मूला लिखवा दिया था आपको, स्टॉक्स टर्मिनल वेलोसिटी, डेफिनेशन थी वो तो, है ना? तो आप इसकी बात कर रहे हैं। वी टर्मिनल वेलोसिटी, एक मैंने स्टॉक्स फॉर्मूले की और बात की थी शायद, कॉपी के टॉप पर लिखने के लिए कहा था, है ना? और स्टॉक्स फॉर्मूला किसके लिए है? तो स्टॉक्स फॉर्मूला इज फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। नहीं, आई थिंक आपको बताया था ना, विस्कॉस फोर्स, the viscous force according to Stokes, if a spherical body is dropped in a viscous medium, कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है या नहीं है बताना है। स्टॉक्स फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें कौन क्या है थोड़ा क्लियर कर लेना। स्टॉक ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो स्फेरिकल बॉडीज के लिए ही किए थे। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कॉस मीडियम में, है ना, ड्रॉप करती है ना, फॉलिंग करती है, तो जो विस्कॉस फोर्स होता है वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्टॉक 6 पाई ईटा आर वीटी, 6 पाई ईटा आर वीटी, दिस इज विस्कॉस फोर्स। और ये मैक्सिमम विस्कॉस फोर्स होता है। रीजन यहाँ वी के प्लेस पर क्या लिखा है मैंने? वीटी। अगर आप यहाँ पर वी लिखते हैं तो ये कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी, मिड वेलोसिटी। तो जैसे जैसे v इंक्रीज होता है वैसे वैसे f इंक्रीज होता है। आपने फॉर्मूले में v लिखा है या vt? v लिखा है ना, vt ही लिख दिया क्या? तो ध्यान रखना, अगर v के प्लेस पर आपने vt लिखा है तो ये f क्या है? मैक्सिमम विस्कॉस फोर्स, है ना? तो v के प्लेस पर अगर आपने vt लिखा है तो f क्या है? मैक्सिमम विस्कॉस फोर्स, मैक्सिमम विस्कॉस फोर्स। और जनरल क्या होता है? तो जनरल होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये जनरल हो गया, और ये हो गया F मैक्स, मैक्सिमम विस्कॉस फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी vt से ज्यादा होती नहीं है ना? किसी विस्कॉस मीडियम में अगर कोई स्फेरिकल बॉडी डाउन फॉलिंग कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी ही हो पाती है। मैंने आपको रेन ड्रॉप्स का एग्जांपल भी दिया था, रेन ड्रॉप्स का, है ना? चलिए, तो ये जो टॉपिक चल रहा था इसी की बात वापस करनी है। डेफिनेशन तो हो गया था। डेफिनेशन के बाद एक डायग्राम बनाना था, बना लिया था क्या? कुछ बनाया था या नहीं, है ना? एक लिक्विड कॉलम, एक लॉन्ग लिक्विड कॉलम है ये, तो कौन सा बनाया था? वो तो छोड़िए, यू शेप की कोई ट्यूब थी, वो तो हो गया था, है ना? आ गया था ना, 1.4 10 to the power 3 kg per meter क्यूब। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड टॉपिक है। आप चाहे तो हेडिंग लिख सकते हैं, लिखिए फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम एक डेरिवेशन करेंगे, जो कल बात समझी थी उसको, उस कॉन्सेप्ट को यूज लेकर। देखिए, दिस इज अ स्फेरिकल बॉडी लेट ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी सिग्मा। ध्यान दें, एक स्फेरिकल बॉडी है ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी सिग्मा। द बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड विद सम स्पीड v। चलिए, यहाँ पर हम स्पीड नहीं लिखकर, यहाँ पर तो हम फोर्स ही दिखाएंगे, ठीक है? लिक्विड की डेंसिटी रो ले लेते हैं, बॉडी का वेट W होगा, बॉयंट फोर्स या बॉयंसी फोर्स, कुछ भी बोले, अपवर्ड होता है। एक फोर्स और अपवर्ड होता है जिसको आप कहते हैं F, विस्कॉस फोर्स, ठीक है? डायग्राम बनाएं, रो दिखना चाहिए, सिग्मा दिखना चाहिए, बॉडी स्फेरिकल है उसकी रेडियस दिखनी चाहिए, बॉडी का वेट है W,
कैपिटल यू फोर्स ऑफ बॉयंसी और कैपिटल एफ विस्कॉस फोर्स। तो फटाफट डायग्राम बना लो और इस डायग्राम की हेल्प से हम फॉर्मूला फॉर्मुलेट करेंगे वीटी का, टर्मिनल वेलोसिटी का। डन। अंकित अटेंडेंस ले लेना। चलिए, तो आई थिंक बन गया होगा, ज्यादा कुछ दिखाना नहीं है। बॉडी कहाँ मोशन करेगी? डाउनवर्ड। तो आप दिखा सकते हैं बॉडी का मोशन कहाँ होगा? डाउनवर्ड। लिखिए, स्टार्ट कीजिए। लिखिए, कंसीडर अ लॉन्ग लिक्विड कॉलम, कंसीडर अ लॉन्ग लिक्विड कॉलम of density rho, consider a long liquid column of density rho, full stop। okay, आगे लिखिए, as shown in figure a spherical body of density sigma, as shown in figure a spherical body, as shown in figure a spherical body of density sigma and radius r, of density sigma and radius r is falling downward, is falling downward, full stop, is falling downward, full stop। ठीक है, तो हमने बॉडी के बारे में बता दिया, डेंसिटी कितनी है, रेडियस कितनी है, और डाउनवर्ड फॉलिंग चल रही है। कहाँ है ये बॉडी? फ्लूइड के अंदर है, लिक्विड के अंदर है। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए, the three following forces, the three following forces are acting on the spherical body, the three following forces are acting on the spherical body। पॉइंट बनाकर लिखना है ना। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, वेट ऑफ द बॉडी, फर्स्ट पॉइंट, वेट ऑफ द बॉडी vertically downward, weight of the body vertically downward, weight of the body vertically downward। फॉर्मूला बता सकता है कोई W का? mg, m बताया ही नहीं मैंने तो स्फीयर की रेडियस बताई है आपको, मैंने स्फीयर की डेंसिटी आपको बताई है, और मैं आपसे बॉडी का, स्फेरिकल बॉडी का वेट पूछ रहा हूं। तो हम सब जानते हैं, ठीक है, W इक्वल टू mg होता है, बट m क्या होगा? तो m होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ध्यान दें, अब वॉल्यूम क्या होगा? अब स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूम क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा। तो ये जो ब्रैकेट में है ना, m के प्लेस पर ब्रैकेट में मास जो है वो आपके सामने, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होती है? तो यहाँ पर अब आप सोच सकते हैं W क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा, ये तो है मास, सही है ना, और ये G। लिखिए, विच इज W इक्वल टू, तो फर्स्ट पॉइंट में आपने फर्स्ट फोर्स के बारे में बता दिया, किस डायरेक्शन में है ये भी बता दिया, लिखा है ना, डाउनवर्ड। सेकंड पॉइंट 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा G, ठीक है, जो आप जानते हैं वहीं से, ये आपको लिखना नहीं है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ये कुछ नहीं शो करना, यही करना है। सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं, लिखिए फोर्स ऑफ बॉयंसी वर्टिकली अपवर्ड, फोर्स ऑफ बॉयंसी वर्टिकली अपवर्ड, which is फोर्स ऑफ बॉयंसी वर्टिकली अपवर्ड। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद करो,
क्या बताया था उसने? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यहां पर बॉडी स्फेरिकल है और पार्शियली है या कंप्लीटली डिप्ड है? कंप्लीटली, तो नीचे चले गई, बहुत अंदर तक चले गई, कंप्लीटली डिप्ड है। तो इसने खुद के वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड का वॉल्यूम हटा दिया, कर दिया डिस्प्लेस्ड। तो जब आप फोर्स ऑफ बॉयंसी फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। बॉडी ने खुद के वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम हटा दिया, वही वॉल्यूम है। डेंसिटी कितनी है लिक्विड की? रो। तो ये ब्रैकेट में क्या है? मास ऑफ द लिक्विड विच डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, और जी से प्रोडक्ट कर दें तो ये हो जाता है वेट ऑफ द लिक्विड विच डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। और आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग यही क्या होता है? फोर्स ऑफ बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी। और ये फोर्स ऑफ बॉयंसी बॉडी पर किस डायरेक्शन में होता है? अपवर्ड डायरेक्शन। फॉर्मूला आपके सामने है ना? तो यहाँ सिग्मा था, बस यहाँ रो है। ये वेट ऑफ द बॉडी है और ये है फोर्स ऑफ बॉयंसी आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पर लिखेंगे, थर्ड, द विस्कॉस फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। थर्ड नंबर पर द विस्कॉस फोर्स, द विस्कॉस फोर्स vertically upward, vertically upward, which is F equal to 6 pi eta, 6 pi eta R V। यहां पर आपको कह रहा हूं V ही लिखें, जनरल फॉर्मूला ही लिखें पहले। हम जब V के प्लेस पर VT कर देंगे तब बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। पुरानी बात ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम V के प्लेस पर VT अप्लाई कर देंगे, उस मोमेंट पर ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर लेंगे? बॉडी के वेट को। तब बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और फिर स्पीड में इंक्रीमेंट, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट बंद हो जाएगा, और वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरती रहेगी, ठीक है। तो F अभी हमने क्या लिखा है? 6 पाई ईटा आर V। V की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। जब V VT के बराबर हो जाएगा तो F और U मिलकर W को बैलेंस कर लेंगे, बराबर हो जाए। चलिए, तीनों हो गए क्या? ठीक है ना? लिखिए इसके नीचे, when the velocity of body, when the velocity of body becomes equal to its terminal velocity, becomes equal to its terminal velocity, becomes equal to its terminal velocity, then the upward forces then the upward forces, ब्रैकेट में लिख सकते हैं F and U, कैपिटल F and U, then the upward forces, ब्रैकेट में F and U, ब्रैकेट क्लोज, balances the weight of the body, balances the weight of the body, that is F max plus U equal to W। शायद कुछ बच्चों को देखकर पता लग गया होगा F max क्यों लिखा है। अभी ऊपर लिखा है ना, when the velocity of the body becomes equal to its terminal velocity, उस केस में विस्कॉस फोर्स, बॉयंसी फोर्स, अपवर्ड फोर्स मिलकर वेट को बैलेंस करते हैं उस केस में, ठीक है। तो F max का फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, V के प्लेस पर VT आपने लिखा है। बस फॉर्मूलाज लिखना है आपको।
वी मैक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 6 पाई ईटा आर वी टी, वी मैक्स है ना, और ये जनरल फॉर्मूला है। एक और बात, ये ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड में ईटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। कल हम बात कर रहे थे ना, लाइक पेट्रोल, वाटर, सम ऑयल और हनी, बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं। ओके, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इक्वल टू 4/3, आप भी कंप्लीट कर सकते हैं, पाई आर क्यूब सिग्मा जी। तो स्टोक्स फॉर्मूला आपके लिए सिलेबस में ही नहीं है डेरिवेशन, स्टोक्स फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा, है ना। स्टॉक के नाम के साथ एक फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। एक मेथड होता है, सेकंड चैप्टर में है, सिलेबस में तो नहीं है बट बता रहा हूं। डायमेंशनल मेथड यूज लेकर हम इस फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं, बट उसका भी एक ड्रॉबैक है। ये जो 6 पाई है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता नहीं लगती। डायमेंशनल मेथड का एक ड्रॉबैक है, नीटा आर वी टी ये सब पावर 1 एबीसी की पावर 1 आ जाती। चलिए, तो ये फॉर्मूला तो आपको लर्न करना पड़ेगा। यहां तक पहुंच गए। मुझे लगता है एक तो पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर भी कैंसिल हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। पाई आर हो रहा है ना, आप कहेंगे 2 से कैंसिल भी हो रहा है। ये जी कहाँ है इसमें? नहीं, इसमें कैंसिल कब होता है? आप तो भाई मेरे को डरा रहे हो। कैंसिल कब होता है पता है ना? 5 सब में है, यहाँ आर की पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो एक तो कैंसिल होगा। एक 2 से भी कैंसिल हो रहा है, ये थोड़ा मैक्सिमम से मैक्सिमम ये देख सकते हो आप। 6 2 से होता है, 4 होता है ना। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 ईटा वीटी। देखो क्या कैंसिल हुआ, 2 से 6 कैंसिल हुआ, पाई कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, तो यही बचे प्लस 2/3 आर स्क्वायर रो जी इक्वल टू, कुछ मिस्टेक दिखे आपको तो बता देना, 2/3 आर स्क्वायर सिग्मा जी। पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल किया पूरी इक्वेशन को, तो 2 से आर से पाई से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, है ना। 2 पाई आर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये समझ लो आप। ठीक है, दोनों तरफ। हाँ भाई, 3 ईटा वीटी इक्वल टू 2/3 आर स्क्वायर जी ब्रैकेट सिग्मा माइनस रो। बात समझ में आई क्या? क्या समझ में आई? हाँ, ये वाली टर्म पहले तो उधर गई, ये वाली टर्म आरएचएस में जाकर नेगेटिव हो जाएगी, और जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लिए, सिग्मा माइनस रो, है ना। मतलब आप समझ लें, इस टर्म को मैंने कहा लिखा, आरएचएस में, यहां पर -2/3 आर स्क्वायर रो जी। अब कॉमन क्या आ रहा है, ये लीजिए। ठीक है, फाइनली वीटी इक्वल टू, अब वो फॉर्मूला जो आपको लर्न करना पड़ेगा, 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। तो इस पर स्टार लगाएं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले से हमें 3 बातें पता चल रही है, वो 3 फैक्ट्स, वो 3 फैक्टर जिन पर वीटी डिपेंड करता है। तो कौन से 3 फैक्टर? अगर स्फेरिकल बॉडी की रेडियस कम हो तो वीटी कम होगा, अगर स्फेरिकल बॉडी की रेडियस ज्यादा हो तो वीटी ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? देखो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है वीटी, इसका मतलब जो टाइनी रेन ड्रॉप्स होती है, बहुत छोटी रेन ड्रॉप्स होती है, वो आपको कम वेलोसिटी से हिट करेगी, और जो कंपैरेटिवली लार्जर रेन ड्रॉप्स होगी, बड़ी रेन ड्रॉप्स होगी जिनकी रेडियस ज्यादा है, वो आपको ज्यादा स्पीड से हिट करेगी, है ना। और किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को ड्रॉप करते हैं, सॉलिड का साइज जितना बड़ा होगा, उसकी
टर्मिनल वेलोसिटी उतना ज्यादा होगी। दूसरा फैक्ट क्या, अगर आप ऐसा मीडियम ले लें जिसका कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लो है तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। जैसे आप किसी स्फेरिकल बॉडी, किसी मेटेलिक स्फीयर को पेट्रोल मीडियम में ड्रॉप कर दे, विस्कोसिटी कम होती है तो वहां टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी। और आप किसी, है ना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के हनी मीडियम में, हनी का एक बड़ा सा कॉलम मिला, उसमें ड्रॉप कर दिया सेम मेटेलिक स्फीयर को, तो आप देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी कम मिलेगी, बहुत स्लो आएगा वो, ठीक है। और हाँ, डेंसिटी डिफरेंस, है ना, बॉडी की डेंसिटी ज्यादा हो मीडियम की डेंसिटी से, जितना ज्यादा डेंसिटी होगी बॉडी की, सिग्मा जितना ज्यादा होगा रो से, डेंसिटी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला। पहुंचे कैसे? थ्री फोर्सेस, जिसको थ्री फोर्सेस विद डायरेक्शन पता रह गए वो यहां तक पहुंच ही जाएगी। थ्री फोर्सेस विद डायरेक्शन, वेट को छोड़कर दोनों ऊपर ही है ना। बॉयंसी किसके इक्वल होता है? बॉयंट फोर्स, फोर्स ऑफ बॉयंसी किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा एक काम था आज का। नेक्स्ट, तो कल कोई याद कर रहा था ना बर्नौली को, तो एक टॉपिक आपको करना पड़ेगा बर्नौली तक पहुंचने के लिए। बर्नौली तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, तो हेडिंग लिखिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो अभी किस किस को पता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? एक छोटा सा इक्वेशन है और हम उसको डेराइव करेंगे ना। यहाँ कोई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डेराइव करेंगे। और अभी किसी को आंसर पता हो तो बताओ, होता क्या है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? A1 V1 is equal to A2 V2। भाई घर से कोई ये बोल रहा है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो नहीं है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इससे थोड़ा सा आगे की बात है। अगर एक ऐसी ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है ना, वाटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ पाइपलाइंस होती है, वाटर पाइपलाइंस। तो हमारे घर तक जो वाटर आता है ना, वाटर हाउस से जो वाटर आता है, पहले बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जिसमें वाटर आ रहा होता है। फिर बीच में छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, नैरो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, जो घर तक आते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी सिलेंड्रिकल ट्यूब को कंसिडर करें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया मैंने, है ना। तो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है कुछ, है ना। लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, राइट साइड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा कम है, ठीक है। अगर कोई आइडियल फ्लूइड, या आइडियल फ्लूइड तो नहीं, अनकंप्रेसिबल फ्लूइड, अगर कोई ऐसा फ्लूइड है जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते, आइडियल फ्लूइड भी अभी क्या होता है बताऊंगा, वो लेफ्ट हैंड से इन करता है, राइट हैंड से बाहर निकल रहा है। तो जहां बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वहां पर स्पीड कम होती है, अभी बात पूरी करेंगे हम। और जो नैरो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंपैरेटिवली, वहां पर स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जाएगा, फ्लूइड की स्पीड उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम एक डेरिवेशन करेंगे और उसका रिजल्ट लास्ट में ये आ जाएगा, क्या कि अगर कोई पाइपलाइन इस तरह से है कि उसका डिफरेंट प्लेस पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, तब डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी इस तरह से चेंज होगी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी ऑलवेज कैसा होगा? इक्वल होगा। अगर एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी कम होगी, और अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। और इस तरह से
कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज सेम। तो a इंटू वी ऑलवेज अगर सेम आए तो हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डेराइव करने के लिए मैं एक फेयर डायग्राम बना दूं, हम उसको डेराइव करेंगे और वो इक्वेशन बर्नौलीज प्रिंसिपल में यूज आएगी। और जब बर्नौलीज प्रिंसिपल आप कर लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एरोप्लेन बहुत हाइट पर फ्लाइट करते रहते हैं, उसमें कोई विंग्स तो होते नहीं है। हेलीकॉप्टर में तो एक्शन रिएक्शन होता है ना, थ्रस्ट, एयर थ्रस्ट से हेलीकॉप्टर अपना वेट बैलेंस करता है। एरोप्लेन में तो ऐसा कोई बड़ा सा विंग होता ही नहीं है, वो कैसे अपने वेट को बैलेंस करता है, वो आपको बर्नौली से पता लगेगा। जो क्रिकेटर्स होते हैं जो एयर में बॉल को स्विंग करा देते हैं, थोड़ा स्विंग, स्विंग स्पिन अलग होता है, स्विंग अलग होता है, वो स्पिन भी आपको बर्नौली प्रिंसिपल से समझ में आएगा। और बहुत सारे फिनोमिना है जो जैसे होता है कोई हाउस है और उसके ऊपर गैराज वगैरह में टीन लगी होता है, मेटल की शीट, टीन टीन जो लगा होता है, अगर वो थोड़ा सा लूजली अटैच्ड है, स्क्रू थोड़े से खराब हो चुके हैं, अच्छे से लगे हुए नहीं है, और बहुत तेज अगर एयर ब्लो कर रही है, आंधी चल रही है, तो आप देखते हैं वो टीन वाले जो है वो ऊपर उठ जाते हैं। उनका अच्छा खासा वेट होता है, लाइक 10 kg 20 kg, फिर भी वो एयर से ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर क्यों उठ जाते हैं, ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है। ये सब पता लगेगा आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल से। खैर उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करें। जब इतना बन जाए तो बता देना, फिर आगे की बात करें। लेफ्ट साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, राइट साइड का A2। A2 थोड़ा सा नैरो है, A1 थोड़ा सा ब्रॉडर है। लेट इस ट्यूब को भी कुछ नेमिंग दे देते हैं, XY। ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है XY, और इस ट्यूब के लेफ्ट हैंड से फ्लूइड एंटर कर रहा है, और फ्लूइड कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन। तो फ्लूइड फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन। इस वाइडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर फ्लूइड की स्पीड V1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बाहर लिखा है A1, स्पीड, फ्लूइड की स्पीड V1 है, और जो नैरो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वहां पर फ्लूइड की स्पीड V2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। ओके, अब थोड़ा सामने चलिए बना लीजिए कुछ सेकंड्स, क्योंकि एक बात समझने वाली है, और वो इतनी सी है कि स्पीड इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है या लेंथ होती है। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस ही तो होता है, लेंथ डिस्टेंस है ना, और वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, सम लेंथ, ठीक है। अगर चलिए इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल t, एक छोटा सा टाइम इंटरवल है t, जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड, इन अ स्मॉल टाइम t, इफ फ्लूइड reaches at some distance x, then the value of x is v1t,
हाँ या ना? फ्लूइड जो t इक्वल टू 0 पर जस्ट एंटर किया था x एंड पर, ध्यान दे, वो फ्लूइड जो x एंड पर जस्ट एंटर किया था t इक्वल टू 0 पर और v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो वो t टाइम में कितना डिस्टेंस तक पहुंच गया होगा? x इक्वल टू vt डिस्टेंस तक अंदर पहुंच गया होगा। ये तो बात कर रहे हैं हम लेफ्ट एंड पर, अभी डायग्राम नहीं बनाए। तो x एंड जो कि लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड से फ्लूइड अंदर जा रहा है ट्यूब के, ट्यूब में जो वाइडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, उस वाइडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 में फ्लूइड की स्पीड v1 है और t इक्वल टू 0 पर जो फ्लूइड जस्ट एंटर किया था वो t टाइम पर कितना डिस्टेंस अंदर चला गया होगा? x इक्वल टू v1t। ये तो हुई लेफ्ट हैंड की बात। अब राइट हैंड की बात करते हैं। जो फ्लूइड t इक्वल टू 0 पर इस ट्यूब से जस्ट बाहर निकल गया है ना, वो कितना डिस्टेंस दूर चला गया होगा t टाइम में? जल्दी बताओ ना, स्पीड कितनी है? जो जस्ट निकल रहा है फ्लूइड उसकी भी उतनी है, v2। तो t इक्वल टू 0 पर वो v2 स्पीड से निकला, तो t टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? v2t इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, और वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अगर ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, तो x2 ज्यादा होगा क्योंकि स्पीड v2 ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं एक डॉटेड पोर्शन बना रहा हूं। एक्चुअल में ये कौन है? ये लिक्विड सिलेंडर है, कोई ट्यूब तो है नहीं, लिक्विड सिलेंडर है, ये लिक्विड है। और ये कहां तक पहुंच गया ये लिक्विड? ये लिक्विड, चलिए डॉटेड ही बनाते हैं। तो दिस इज द लिक्विड, और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये डिस्टेंस होगा v2t, करेक्ट? तो डायग्राम में कुछ जो नया दिख रहा है वो भी आप ऐड कर दें। ओके, तो डायग्राम में जो मैक्सिमम आपको दिखाना था वो यही है। अब कुछ स्टार्ट करना है लिखना। यहाँ पर एक एरो तो आप दिखा दें, एरो लिक्विड जो बाहर आ रहा है ना इस डायरेक्शन में, और ये जो टी टाइम होता है ना, ये बहुत बहुत अगर स्मॉल टाइम इंटरवल हो लाइक 1 सेकेंड, तो ये फ्लूइड जस्ट आगे आता है, उसके बाद ग्रेविटी इसका पाथ चेंज कर देती है, समझ रहे हैं? और मान लो एक ऐसी जगह एक्सपेरिमेंट हो रहा है जहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो फ्लूइड अपनी कांस्टेंट स्पीड से आगे जाता रहेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटी उसका पाथ बेंड नहीं करेगी। तो हम बात कर रहे हैं एक आइडियल एक्सपेरिमेंट की, जिसमें वाइडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में स्पीड और नैरो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में स्पीड पर फोकस किया जा रहा है। और स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? लेंथ। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? लेंथ। एक और बात, वॉल्यूम क्या होता है? तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, कुछ गलत बोल रहे थे क्या कोई? पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको किसी सिलेंडर का रेडियस नहीं पता हो, आपको सिलेंडर की लेंथ पता हो, आपको सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता हो, तब वॉल्यूम क्या होता है? A into L। ए इंटू एल, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना? इस लेंथ को आप हाइट कह दें तो एल के प्लेस पर आप एच भी लिख सकते हैं, समझ गए? अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि टी टाइम में लिक्विड का कितना वॉल्यूम इस एक्स वाई ट्यूब के अंदर गया? टी टाइम में लिक्विड का कितना वॉल्यूम A इस into एक्स वाई X1। ट्यूब के अंदर गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, टी टाइम में है ना, टी टाइम में। और इस x1 के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? v1t, ठीक बात? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच गोइंग इनवर्ड इनसाइड टू द लिक्विड इन टी टाइम। ओके, अब आप मुझे ये बता दो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच गोइंग आउट फ्रॉम द ट्यूब इन द सेम टाइम t। A2
H2 A2 X2, X2 क्या होगा P2T, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर ये जो डॉटेड वर्चुअल सिलेंडर दिख रहा है ना, लिक्विड सिलेंडर, ये वो वॉल्यूम है लिक्विड का जो टी टाइम में बाहर निकला है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा डॉटेड पोर्शन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ठीक है, तो समझने वाली बात तो इतनी सी थी। अब आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ बढ़ेंगे। लिखिए, कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब XY, जल्दी कीजिए, कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब XY in which a liquid is in which a liquid is in streamline flow, in which a liquid is in streamline flow, is in streamline flow, दिख रहा है ना streamline flow, full stop। if v1 be the speed of fluid flow, if v1 be the speed of fluid flow at left end, x भी लिख सकते हैं ना, at x end left end है, at left end, then the volume of liquid, then the volume of liquid, then the volume of liquid which going inside the tube in time t, which going inside the tube in t time, in t time will be, in t time will be, पैराग्राफ में ही लिखना है, will be क्या बताया था आपने, A1 B1 T, A1 B1 T। कोई पूछे ये वॉल्यूम कैसे है, तो आप कहेंगे किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, टी टाइम में लिक्विड कितना लेंथ कवर कर लेगा, लिक्विड, है ना। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड व्हिच गोइंग इनसाइड द ट्यूब इन टाइम टी, फुल स्टॉप। अब लाइन चेंज करके लिखिए, इफ V2, अब हम राइट साइड की बात करेंगे, है ना। इफ V2 be the speed of liquid, if V2 be the speed of liquid at y end, मतलब right end, at y end, then the volume of liquid, then the volume of liquid which going out from the tube, which क्या लिखें, कमिंग आउट या गोइंग आउट, एक ही बात है ना, ठीक है, which going out from the tube will be, which going out from the tube will be। तो इस बार क्या होगा, A2 V2 T, यहाँ टाइम नहीं लिखा, थोड़ा सा है ना, which going out from the tube in time t will be, same time, in time t, ऐड कर देना, in time t will be A2 V2 T। तो टाइम सेम रखा है हमने, तो जितने टाइम में लिक्विड अंदर जा रहा है उतने टाइम में कितना लिक्विड बाहर आ रहा है, ये हमारे सामने है। तो आप क्या सोचते हैं, अगर आपने फ्लूइड फ्लो देखा है घर में भी, है ना, वाटर टैप से इधर उधर वाटर ट्रांसफर देखा हो, तो अगर कैसी भी ट्यूब हो, मैं एक और ट्यूब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा नैरो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, फिर थोड़ा वापस वाइडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस तरह से। तो इस ट्यूब में
डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है। अगर मैं यहां से किसी लिक्विड को इनलेट कर रहा हूं और यहां से है आउटलेट, तो और ऐसा ही चल रहा है, यहां से वाटर जा रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से वाटर जा रहा है, यहां से आ रहा है। ऑब्वियसली अंदर कोई वाटर का सोर्स तो नहीं है कि अंदर ही वाटर जनरेट हो जाएगा, और अंदर कोई स्टोरेज भी नहीं है कि यहाँ से जो वाटर गया कुछ अंदर स्टोर हो जाएगा बाकी निकलेगा। नहीं, ना तो अंदर कोई वाटर का सोर्स है, ना ही कोई स्टोरेज है। जितना वाटर जाएगा पर सेकेंड उतना पर सेकेंड बाहर आएगा, तो जितना वाटर पर सेकेंड अंदर जाएगा उतना ही पर सेकेंड बाहर आएगा। इस बात को अगर हम डाइजेस्ट कर लें तो टी टाइम में जितना वाटर अंदर जाएगा टी टाइम में उतना ही वाटर बाहर भी आएगा। तो वाटर का वो वॉल्यूम जो टी टाइम में अंदर गया, वो वाटर के उस वॉल्यूम से जो टी टाइम में बाहर निकला है उसके बराबर ही तो होगा। दैट्स इट। इनको बराबर रखेंगे और कॉमन क्या है दोनों टर्म में, टी कैंसिल हो जाएगा, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 मिलेगा। तो अब हम कहेंगे अगर लिक्विड कैसा है, अनकंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं हो सकता, तो कंप्रेस नहीं हो सकता तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। बस अगर वाटर या लिक्विड अनकंप्रेसिबल है तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। देखिए, इफ द लिक्विड इज अनकंप्रेसिबल, if the liquid is uncompressible, if the liquid is uncompressible, then the volume of liquid, then the volume of liquid going in time t, in time t will be equal to the volume of liquid, will be equal to the volume of liquid going out from the tube in time t, will be equal to the volume of liquid going out from the tube in time t. Will be equal to the volume of liquid going out from the tube in time t. That is a1 v1 t equal to a2 v2 t. That is a1 v1 t. तो यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम, टाइम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है ये अच्छे से पता होना चाहिए, मेन बात तो यही है। हाँ भाई, इसके बाद a1 v1 इक्वल टू a2 v2। ध्यान दे, लिक्विड कैसा लिया हमने, अनकंप्रेसिबल। अगर कंप्रेसिबल हो तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तब ये इक्वल जो आप कर रहे हैं ये रॉन्ग हो जाता है कभी कभी। अगर अनकंप्रेसिबल है तो आइडियली हमेशा सही होगा ये, ठीक है। ओके, दैट इज a इंटू v इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ तो हमने दो ही टाइप लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, a1 a2। अगर और भी चेंज आ जाए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तो स्पीड चेंज हो जाएगी, बट इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, सेम, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। और ले लें तो a3 v3 भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी सेम आ रहा है, सेम आ रहा है मतलब कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। This is the equation of continuity. This is the equation of continuity. अब टाइम कुछ बचा है क्या? चलिए, तो आपको स्टेटमेंट लिखवा देते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल है क्या, और कॉपी के टॉप पर आप आइडियल फ्लूइड क्या होता है वो भी लिख लो, क्योंकि बर्नौली ने बात की थी आइडियल फ्लूइड के लिए। तो एक आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडिया है किसी को आइडियल फ्लूइड क्या होता है? तो ऐसा फ्लूइड जिसमें कोई विस्कोसिटी नहीं हो, जो कंप्रेसिबल भी नहीं हो,
ऐसे फ्लूइड जिसमें ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, दो प्रॉपर्टीज हो, नॉन विस्कॉस एंड अनकंप्रेसिबल. नॉन विस्कॉस एंड अनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड. डेफिनेशन तो आपसे पता नहीं पूछे बट पता तो होना चाहिए. देखिए, an uncompressible and non-viscous fluid, an uncompressible and non-viscous fluid. विस्कॉस कैसे लिखते हो आप? सही है ना? ओके, तो ये दो बातें, अनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कॉस फ्लूइड इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड, इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड. तो बर्नौली के प्रिंसिपल में जो जो चीजें काम आएगी वो हमने, मतलब रॉ मटेरियल तो आपके दिमाग में पहुंचा दिया. अब आप हेडिंग लिख सकते हैं, बर्नौलीज थ्योरम. बर्नौलीज थ्योरम लिखना. बर्नौलीज थ्योरम. तो साइंटिस्ट बर्नौली के नेम पर थ्योरम है बर्नौलीज थ्योरम. फ्लूइड क्या होते हैं पता है ना? Those which can flow, all the gases and all the liquids are fluids. तो बर्नौलीज थ्योरम फ्लूइड्स के लिए है. इसको ओनली कोई लिक्विड मत सोच लेना, फ्लूइड्स के लिए है. अगर कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो वो उसका सराउंडिंग क्या है? लिक्विड नहीं है, गैस है. और गैस भी फ्लूइड तो होती है, फ्लूइड्स के लिए. तो लिखिए, it states that when an ideal fluid, it states that when an ideal fluid is in streamline flow, when an ideal fluid is in streamline flow, then तो कंडीशन समझ गए? देन से पहले कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है? आइडियल फ्लूइड होना चाहिए और उसका फ्लो कैसा होना चाहिए? स्ट्रीमलाइन. तभी काम करता है बर्नौली प्रिंसिपल. देखिए, देन the sum of kinetic energy, then the sum of kinetic energy, comma, potential energy and pressure energy of unit volume, थोड़ा मुझे बताइए, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना? बिल्कुल सही बात है. तो आपको मैंने क्या लिखवाया? ऑफ यूनिट वॉल्यूम. बिल्कुल ठीक है. ऑफ यूनिट वॉल्यूम always remains constant. सेम भी लिख सकते हैं, always remains constant. यहां मुझे सम नहीं दिख रहा है. देन द सम ऑफ, ये सम ही है ना? ये डम लग रहा है सर. डी एस आपका डी लग रहा है. हाँ. देन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कॉमा, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी. आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को तो जानते हैं. प्रेशर एनर्जी के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा. इन तीनों का सम ऑलवेज कांस्टेंट होगा. किसी भी पॉइंट पर, फ्लूइड फ्लो के किसी भी पॉइंट पर इन तीनों का सम कांस्टेंट होगा. दैट इज करके लिखिए, है ना? जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन होता है. वो इक्वेशन क्या है? दैट इज हाफ रो
v स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस कैपिटल P इक्वल टू, थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा अब आपको, पहले लिख लिया हो तो आप बता दें। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं, फिर इसका पूरा प्रूव है, ये जो इक्वेशन है ना उसका पूरा प्रूव है, और अच्छा खासा प्रूव है ना, 2 पेजेस इजीली फिल हो जाते हैं, इतना बड़ा प्रूफ है। तो देखिए पहले तो स्टेटमेंट को डाइजेस्ट करें, करना क्या है वो तो पता करें, करेंगे तब करेंगे, है ना, तो कल करेंगे इसको। तो देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम मास। अगर m की बात करें तो m होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अगर वॉल्यूम की वैल्यू 1 हो तो मास के प्लेस पर रो लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ m मास, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब आप जानते हैं mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नॉर्मली आप पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m मास, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, तो आप अगर इनको डायमेंशनली देखें ना, अगर मैं प्रेशर को वॉल्यूम से प्रोडक्ट कर दूं तो एनर्जी मिलती है जूल में। प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑलवेज क्या होता है, सम वर्क, P इनटू V ऑलवेज क्या होता है, सम वर्क इन जूल, और वो वर्क किसमें स्टोर हो जाता है, एनर्जी में, एनर्जी ड्यू टू प्रेशर। अगर वॉल्यूम 1 है तो V के प्लेस पर 1, तो P ही किसको डिनोट कर रहा है, प्रेशर एनर्जी को, है ना, एनर्जी ड्यू टू प्रेशर। तो हम अगर सॉल्व करें P और V के यूनिट को, प्रेशर का यूनिट वॉल्यूम का यूनिट लिखें तो आपको क्या मिलेगा, जूल, और जूल, और जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, वर्क की, सही बात है। बट वॉल्यूम हम कह रहे हैं यूनिट, तो P क्या है, प्रेशर एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ड्यू टू प्रेशर देयर इज ऑलवेज सम एनर्जी, देयर इज ऑलवेज सम एनर्जी इन एनी फ्लूइड ड्यू टू प्रेशर, द एनर्जी इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। तो देखिए यूनिट वॉल्यूम के लिए काइनेटिक एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम के लिए प्रेशर एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, और यूनिट वॉल्यूम के लिए प्रेशर एनर्जी, इन तीनों का सम ऑलवेज सेम होगा, ये हम प्रूव करेंगे। और कैसे प्रूव करेंगे, एक अनइवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ट्यूब लेकर और उसमें आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और हम डेरिवेशन करें। तो आज तो आई थिंक टाइम अप हो गया होगा, है ना। स्टेटमेंट क्या है, when it states that when an ideal fluid is in streamline flow then, तो दो पार्ट में लर्न करना, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, when an ideal fluid is in streamline flow then, then के बाद वाला बाद में, पहले then से पहले, then क्या है फिर, then the sum of kinetic energy, pressure energy, sorry potential energy and pressure energy of unit volume always remains constant, that's it, ठीक है। थैंक यू, तो कल हम इसका प्रूव करेंगे।